क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीजें स्थिर नहीं रहती तो क्या होता है? सोचिए, एक रुका हुआ चार्ज बस एक आम सी चीज है जो अपने आसपास केवल एक स्थिर विद्युत क्षेत्र बनाता है। लेकिन जैसे ही वो चार्ज चलना शुरू करता है, खेल पूरी तरह से बदल जाता है। गति करते ही वो एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। तो चलिए, बिना देरी किए इस कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य बल हमारे ब्रह्मांड को कैसे चलाते हैं। आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत चुंबकत्व सेतु, फिर लॉरेंस बल को समझेंगे। इसके बाद तण की गति के आकार, एक पूरे तार पर लगने वाले बल और आखिर में हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, विद्युत चुंबकत्व सेतु। 1820 में हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड की एक खोज ने दुनिया को चौंका दिया था, जब उन्होंने साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही घटना के दो चेहरे हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हमें एक छोटी सी विजुअल ट्रिक सीखनी होगी। जब भी आपको स्क्रीन पर या किताबों में कोई बिंदु यानी डॉट दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र स्क्रीन से बाहर सीधा आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल आपकी ओर आते हुए किसी तीर की नोक की तरह। और जब एक क्रॉस दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे आपसे दूर जाते हुए तीर के पीछे लगे पंख। आगे बढ़ने के लिए ये स्थानिक समझ बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन क्रूशियल अंतर को समझते हैं। जो स्थिर विद्युत बल होता है ना, वो किसी भी चार्ज को धक्का दे सकता है, चाहे वो रुका हो या चल रहा हो। लेकिन चुंबकीय बल, वो बहुत ही डिमांडिंग होता है। उसे हर हाल में गति या वेलोसिटी चाहिए होती है। अगर कोई चार्ज पूरी तरह से अपनी जगह पर रुका हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र चाहे कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उस पर बिल्कुल शून्य बल लगाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए ये बात दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे विषय की, लॉरेंस बल। चलिए अब लॉरेंस बल के पीछे के गणित को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस फॉर्मूले के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा QE, तो वही हमारा जाना पहचाना विद्युत बल है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है यानी चुंबकीय बल, वो एक क्रॉस प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, V क्रॉस B। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चुंबकीय बल हमेशा वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर काम करता है। मतलब ये कभी भी सीधे आगे या पीछे धक्का नहीं मारता, ये हमेशा तिरछा या कह सकते हैं कि साइड से धक्का देता है। अब इस स्लाइड में जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सारा गणित असल में आपके हाथों में है। इसे FBI राइट हैंड रूल कहते हैं। अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करके देखिए। पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में रखिए, बीच वाली उंगली को वेलोसिटी या करंट की दिशा में। तो आपका अंगूठा अपने आप उस बल F की दिशा दिखाएगा जो किसी पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा गति की दिशा के लंबवत लगता है, इसलिए भौतिकी की भाषा में ये कोई कार्य या वर्क नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि एक शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र किसी कण की स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वैसी ही रहती है। इसे बस एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह सोचिए। ये एक्सीलरेटर या ब्रेक का काम नहीं करता, ये बस डायरेक्शन बदलता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बलों के कारण कण किस तरह की गति करते हैं। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के ठीक 90 डिग्री पर यानी लंबवत प्रवेश करता है, तो वो एक परफेक्ट गोल घेरे में घूमने लगता है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? उसका आवर्तकाल यानी एक चक्कर पूरा करने का समय और उसकी आवृत्ति कण की स्पीड पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। जी हां, आपने सही सुना, ये केवल उसके द्रव्यमान, चार्ज और क्षेत्र की ताकत पर निर्भर है। मतलब एक तेज कण बस एक बड़ा चक्कर लगाएगा, लेकिन उसे अपना वो चक्कर पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगेगा जितना एक बहुत धीमे कण को लगता है। अब ये सब सिर्फ किताबों में लिखा कोई सूखा गणित नहीं है। हम हर दिन इस भौतिकी का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र लगभग आधा गॉस है, लेकिन एक अस्पताल के अंदर मौजूद 1.5 टेस्ला की MRI मशीन इससे करीब 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये भारी भरकम क्षेत्र हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स को इसी लॉरेंस भौतिकी के आधार पर घुमाता है और फिर उन सिग्नल से शरीर के अंदर की बेहद बारीक और साफ मेडिकल इमेजेस तैयार करता है। चलिए अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। क्या होगा अगर कण सीधे 90 डिग्री पर ना आकर किसी दूसरे एंगल पर अंदर आए?
ऐसी स्थिति में हमें उसकी वेलोसिटी को दो अलग-अलग हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, समानांतर और लंबवत। जो समानांतर हिस्सा है वो कण को आगे की तरफ खींचता है और लंबवत हिस्सा उसे गोल घुमाता है। जब ये दोनों गतियां एक साथ होती हैं तो वो एक स्प्रिंग जैसा आकार बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसी शेप को हम हेलिक्स कहते हैं और इस स्प्रिंग के एक पूरे चक्कर में तय की गई जो सीधी दूरी होती है ना, उसे इसकी पिच कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही हेलिकल मोशन हमारी प्रकृति के सबसे शानदार और जादुई चमत्कारों में से एक के लिए जिम्मेदार हैं। जब सौरमंडल से आने वाले खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो वे इन्हीं अदृश्य रेखाओं के साथ स्पाइरल या सर्पिल गति करते हुए हमारे ध्रुवों की तरफ खींचे चले आते हैं। वहां पहुंचकर जब वे हमारे वायुमंडल से टकराते हैं तो पूरे आसमान को हरे, गुलाबी और नीले रंगों से भर देते हैं। इसे ही हम ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। है ना कमाल की चीज? लेकिन रुकिए, कैलकुलेशंस करते समय यहां एक बहुत ही आम सी गलती हो जाती है जिससे बचना बहुत जरूरी है। हेलिक्स की त्रिज्या यानी रेडियस निकालते समय लोग अक्सर कण की पूरी गति का उपयोग कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि गोल घुमाने का काम केवल लंबवत घटक ही कर रहा है, इसलिए फॉर्मूले में हमेशा उसी घटक का उपयोग होना चाहिए, पूरी स्पीड का नहीं। ये एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये आपकी पूरी कैलकुलेशन को गलत साबित कर सकती है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, एक पूरे तार पर लगने वाला बल। अभी तक हमने एक अकेले चार्ज की बात की, अब इसे स्केल अप करते हैं। एक तार के अंदर बहने वाला करंट वास्तव में गतिमान इलेक्ट्रॉनों की एक पूरी नदी की तरह होता है। जब हम इन करोड़ों इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले छोटे छोटे लॉरेंस बलों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मैक्रोस्कोपिक बल मिलता है जो पूरे तार पर लगता है। ये बल सीधे तार की लंबाई, उसमें बह रहे करंट और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी आधुनिक दुनिया का पहिया घूमता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार में जैसे ही करंट चालू किया जाता है वो तार अचानक से साइड की तरफ धकेल दिया जाता है। इस साधारण से धक्के को जब हम बड़ी ही चालाकी से एक कॉइल जैसे आकार में ढालते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, फिर चाहे वो आपके घर की छत का पंखा हो या फिर कोई चमचमाती इलेक्ट्रिक कार। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, चुंबकीय क्षेत्र बनाना। अगर चुंबकीय क्षेत्र करंट को धक्का दे सकता है तो क्या करंट खुद चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है बायो-सावर्ट नियम। आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम नियम का चचेरा भाई भी मान सकते हैं। ये नियम हमें बताता है कि करंट के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के कारण आसपास के स्पेस में कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्स स्क्वायर नियम को फॉलो करता है और एक खास स्थिरांक पर निर्भर करता है जिसे पारगम्यता या परमिएबिलिटी कहते हैं। बायो-सावर्ट नियम बहुत पावरफुल है। ये किसी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति के लिए काम कर सकता है, लेकिन इसका गणित बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहीं पर एम्पियर का नियम किसी सुपर हीरो की तरह हमारी मदद करने आता है। अगर स्थिति में बहुत अच्छी समरूपता या सिमेट्री है, जैसे कि एक लंबा सीधा तार या एक बड़ा सोलेनॉइड, तो एम्पियर का नियम एक कमाल का शॉर्टकट बन जाता है। ये उन मुश्किल इंटीग्रेशन वाले पन्नों को सिर्फ एक लाइन की आसान सी कैलकुलेशन में बदल देता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको इन फॉर्मूलों को आपस में मिक्स नहीं करना है। एक बहुत ही आम भूल ये होती है कि लोग एक गोल लूप के केंद्र वाले फॉर्मूले और एक लंबे सीधे तार वाले फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, एक लूप के केंद्र वाले फॉर्मूले में नीचे यानी डिनोमिनेटर में कभी पाई नहीं आता, जबकि एक लंबे सीधे तार के फॉर्मूले में नीचे हमेशा पाई शामिल होता है। बस इस छोटे से फर्क को याद रखिए और आपकी कैलकुलेशंस हमेशा परफेक्ट रहेंगी। हमने इस सफर की शुरुआत एक अकेले गतिमान चार्ज से की थी और देखते ही देखते हम ब्रह्मांडीय ऑरोरा से लेकर हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिक मोटर्स तक पहुंच गए। स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के बीच की ये जो गहरी सिमेट्री है ना, ये सच में हैरान करने वाली है। बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बिजली और चुंबकत्व जैसी दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली ताकतें वास्तव में एक ही हैं, तो इस विशाल ब्रह्मांड में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गुप्त रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बस हमारे खोजने का इंतजार कर रही हैं? भौतिकी हमेशा ऐसे रहस्यों से भरी रहती है। इस रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।